आज एक बात ध्यान रखिएगा, शाम को यूएस के मार्केट्स कामकाज नहीं कर रहे होंगे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे के चलते अमेरिकी बाजारों में छुट्टी है आज। लेकिन फ्राइडे को और फ्राइडे के बाद से क्या क्या डेवलपमेंट, बाद से मेरा मतलब है रविवार तक कुछ ना कुछ अपडेट्स आ ही रहे थे। अगर कोई लिखने बैठे तो परेशान हो जाएगा कि हॉर्मास को 5 मिनट में कैसे लिमिट करा जाए, कहानी खैर, ग्लोब का मूड आपकी स्क्रीन पे, एशियन पियर्स सब के सब कमजोरी के साथ, क्योंकि फिर से नॉर्मलाइजेशन की तरफ अगर ग्लोब बढ़ रहा हो तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब को अच्छा तो लगता नहीं कुछ। सब हिचकोले खा रहे हैं। ग्लोब के मार्केट, यूएस के लिए भी सरदर्द बढ़ेगा और यूएस के लिए भी वो आपके सामने एक्चुअल सेशन है और आज सुबह के फ्यूचर्स आने चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट वो फ्यूचर्स दिखा रहे हैं, क्योंकि वीकेंड के डेवलपमेंट्स का नर्वसनेस। तीनों बेंचमार्क्स 2/3 से 1.25% दबाव के साथ आज सुबह कामकाज कर रहे हैं। हैंडओवर बिगड़ा हुआ है ग्लोब का। अब समझ लीजिए हुआ क्या क्या। हॉर्मास भाई साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। डोनाल्ड ट्रम्प साहब, जैसे आप कह रहे थे ना, नॉर्मलाइजेशन उन्हें पसंद नहीं आता, तो कल भी उठ के फिर उन्होंने वीकेंड का वार, जिसे वीकेंड पे वार कर दिया उन्होंने टैरिफ का। तो 10% टैरिफ उन यूरोप के देशों पर लगाया जाएगा जिन्होंने डेनमार्क और ग्रीनलैंड का समर्थन किया है और उनका समर्थन नहीं किया, जो ग्रीनलैंड को वो हासिल करना चाहते हैं, अधिग्रहण करना चाहते हैं ग्रीनलैंड का, जिस पर यूरोपियन देशों ने कड़ी आपत्ति जताई है। तो उन सभी देशों पर 10% के टैरिफ 1 फरवरी से लागू होंगे और यदि जून 1, 2026 तक डील ना हुई तो वो टैरिफ की दर बढ़कर 25% हो जाएगी। अब वो कौन से देश है जिन पर टैरिफ की धमकी दी गई है? डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नेदरलैंड्स और फिनलैंड। आपको बता दें कि यूके सबसे पहला देश था जिन्होंने ट्रम्प साहब के साथ डील करी थी, तो उन सभी पर अब ये 10% का टैरिफ। 10% मतलब जो डील के साथ टैरिफ लगे थे उसके ओवर एंड अबव 10% अभी के लिए लग जाएंगे 1 फरवरी। फिलहाल के लिए जो टैरिफ लागू है इन सभी देशों पर ओवर एंड अबव, उसके अतिरिक्त 10% और बढ़ा दिया जाएगा। तो ये एक बात है। और सभी ने, यूरोपियन के जितने भी नेता हैं उन सभी ने इसकी निंदा की है। यूरोपियन कमीशन की जो अध्यक्षा है उर्सुला वॉन डर लेयन, उन्होंने भी ये कहा कि एक डेंजरस, खतरनाक डाउनवर्ड स्पाइरल की तरफ ये बढ़ता जा रहा है, लेकिन यूरोप जो है एकजुट रहेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने भी ये कहा कि जो धमकियां डोनाल्ड ट्रम्प दे रहे हैं वो किसी तरह से भी गवारा नहीं है, अनएक्सेप्टेबल है। स्वीडन ने भी कहा कि वो किसी तरह से ब्लैकमेल में नहीं फंसेंगे, किसी भी तरह की धमकी से। और कियर स्टारमर, जो कि यूके के प्रधानमंत्री है, उन्होंने भी ये कहा कि ये सारा जो डोनाल्ड ट्रम्प कर रहे हैं, जो कदम उठा रहे हैं, वो गलत है और वो यूएस के साथ इस पर बातचीत करेंगे। और यूरोपियन यूनियन क्यों ज़्यादा सिग्निफिकेंट है यूएस के लिए? क्योंकि पहले 5 महीने जो 2025 के थे उस पर लगभग $300 बिलियन के निर्यात हुए थे, तो लगभग 20% जो यूएस अपना सामान इंपोर्ट करता है वो यूरोपियन यूनियन से आता है। और यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने भी अब ये तय किया है कि जो डील हुई थी जुलाई में यूएस के साथ, जिसको अब तक यूरोप की संसद ने रैटिफाई नहीं किया, यानी कि अब तक उसे ऑफिशियल नहीं बनाया है, उसको उस पर रोक लगा दी जाए और कड़े कदम जो है यूएस के खिलाफ उठाए जाए। तो ये तो रही ग्रीनलैंड की बात, क्योंकि वहाँ पर सैन्य अभ्यास भी चल रहा है, काफ़ी सारे देशों ने अपनी सेना वेना भेजी है। तो ये सारे डेवलपमेंट्स है फिलहाल के लिए। अब डोनाल्ड ट्रम्प क्या बोलेंगे इन सारे डेवलपमेंट्स पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, उस पर सबकी नज़र होगी। सबसे बड़ा इतिहास का डेलीगेशन लेके जा रहे हैं वो वहाँ, तो वो एक डेवलपमेंट है। दूसरा बड़ा डेवलपमेंट है फेड चेयर को लेकर के कि भाई फेड चेयर अगला कौन होगा। अब ये नया सस्पेंस शुरू हो गया है। केविन हैसेट, जो कि एक फ्रंट रनर थे, उनको डोनाल्ड ट्रम्प ने ये कह दिया कि भाई मैं आपको जहां आप हो वही रखना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप फेड के अध्यक्ष बन गए तो मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो उस वजह से अब जो है केविन वॉर्श, जो कि पुराने फेड के गवर्नर रह चुके हैं, उनका नाम अब आगे चल रहा है। और अगर केविन वॉर्श गवर्नर बनते हैं, फेड के अध्यक्ष बनते हैं, तो वो एक इन्फ्लेशन हॉक है, जिसे आप कहते हैं कि इन्फ्लेशन उन्हें, महंगाई उन्हें पसंद नहीं आती। इतिहास इस बात का गवाह है। और बाजार ने भी अब ये प्राइस इन करके चल रहा है कि अगर केविन वॉर्श फेड के अध्यक्ष बनते हैं तो 2 से कम ही ब्याज दरों में कटौती होगी 2026 में, और एक मार्केट न्यूट्रल फेड के अध्यक्ष होंगे, ये बाजार मान के चल रहा है। अब ये सारे जो कदम डोनाल्ड ट्रम्प ने उठाए हैं उस वजह से बाजार में तो गिरावट है ही। जैसे आशीष भी कह रहे थे, आज यूएस के बाजारों में छुट्टी है, लेकिन फ्यूचर्स कामकाज कर रहे हैं, फ्यूचर्स में गिरावट है। एशिया के बाजार में गिरावट है, हमारे फ्यूचर्स में गिरावट है, लेकिन सोने और चांदी में तेजी है, जो कि शुक्रवार को गिरे थे, अब उनमें फिर से रिकॉर्ड स्तरों पर कामकाज चल रहा है। डॉलर अभी भी 99, 99.5 के आसपास ही बना हुआ है।
और आज इस हफ्ते कोई बड़े नतीजे नहीं हैं बाजार के देखें तो नेटफ्लिक्स को छोड़कर, और एक नया बोर्ड ऑफ पीस डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया है गाजा को लेकर के, जिसपे उन्होंने ये कहा है कि भाई अगर आप हमारे परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं बोर्ड ऑफ पीस के तो आपको $1 बिलियन देने होंगे बोर्ड ऑफ पीस को परमानेंट मेंबर बनने के लिए। अगर आप परमानेंट मेंबर ना बने तो 3 साल के लिए आपका कार्यकाल होगा, और डोनाल्ड ट्रंप जो इसके अध्यक्ष होंगे वो उनके डिस्क्रेशन पर आपका मेंबरशिप जो है वो रिन्यू करा जाएगा। ये नया क्लब उन्होंने खोला है। तो सभी देशों को न्योता भेजा गया है, भारत को भी न्योता भेजा गया है मेंबर बनने के लिए। द एग्जीक्यूटिव पैनल में फिलहाल के लिए मार्को रूबियो, जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ और यूके के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, इनका नाम चर्चा में चल रहा है। तो फिलहाल के लिए ये जो टैरिफ टेंट्रम डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से जो थ्रो किया है उससे बाजार के समीकरण फिर से बिगड़ गए, समन्वय बिगड़ गया है, मूड बिगड़ा हुआ है, एशियन पियर्स खराब कर रहे हैं, यूएस फ्यूचर्स दबाव में, और हमारा गिफ्ट निफ्टी भी सल्क करता हुआ आज सुबह सुबह। एक बार फिर से वो प्लेट दिखाइएगा जरा निफ्टी के नंबर्स के रिएक्शन जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, और उसमें भी सबसे प्रोमिनेंट तो खैर रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन तीनों हेवी वेट्स के नंबर्स पर रिएक्ट करना है। पहले वीरू के पास जाऊं उससे पहले ये तीनों नंबर्स अप फ्रंट जिनके वेटेजेस बहुत तगड़े हैं, समझ लेते हैं नंबर्स हैं कैसे। आशीष गुड मॉर्निंग, ये तीनों नंबर्स क्विकली कैसे लग रहे हैं? गुड मॉर्निंग। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो काफ़ी कुछ इसमें पॉजिटिव है, और कहीं ना कहीं आप देखें तो कुछ सेगमेंट ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ा सा मार्केट को निराश किया है। जैसे मिसाल के तौर पर देखें तो जो रिटेल सेगमेंट की ग्रोथ आई है ये थोड़ी सी धीमी पड़ी है, लेकिन वहीं अगर आप ऑयल टू केमिकल्स की बात करें या फिर जियो की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्टेडी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिला है। अब मुनाफे की बात करें तो यहाँ पर 18,540 करोड़ के आसपास जो है ये आंकड़ा आपको पिछले साल देखने को मिला था, इस बार 18,645 करोड़ है। सीक्वेंशियल तौर पर भी बढ़त यहाँ पर कंसोलिडेटेड नंबर्स में आपको देखने को मिली है। मार्जिन्स की बात करें तो ये 18% से घटकर 17.4% के देखने को मिले, लेकिन खास बात है कि जियो की तरफ से जो अपडेट निकल कर आया है 5G सब्सक्राइबर बेस का, ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग और ये मार्केट को पसंद भी आ सकता है, क्योंकि आरपूज में आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले 5% की बढ़त देखने को मिली है, और जो रिटेल बिजनेस की रेवेन्यू है इसमें पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 8% की बढ़त है, जो कि बाजार के अनुमान से थोड़ी सी कम है। तो रिलायंस, हालांकि स्टॉक ऊपरी तरफ से थोड़ा सा करेक्टेड है, देखेंगे कैसा रिएक्ट करे। बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो एचडीएफसी बैंक, यहाँ पर भी आप देखें तो प्रोविजनिंग का इम्पैक्ट सभी कंपनीज में देखने को मिल रहा है, लेकिन नंबर्स मोर और लेस एज पर एस्टिमेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि एनआईए का जो अनुमान लगा रहा था बाजार वो 32,762 करोड़ था, इसके मुकाबले 32,615 करोड़ यह आंकड़ा यहाँ पर दर्ज देखने को मिला है। एसेट क्वालिटी तो एचडीएफसी बैंक की तरफ से लगातार स्थिर देखने को मिलती है। प्रोविजनिंग्स आप देखें तो इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिला है, और जो एनआईए की ग्रोथ है ये अपने आप में काफ़ी बढ़िया है। बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक की, तो यहाँ पर नंबर भी ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, प्रोविजनिंग का इम्पैक्ट यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन नंबर से ज़्यादा जो एमडी एंड सीईओ के जो रीअपॉइंटमेंट हुआ है, एक्सटेंशन हुआ है, इसको लेकर मार्केट ज़्यादा आपको उत्साहित नजर आएगा। एक बार नंबर्स भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। मुनाफे के आंकड़े में ज़रूर आपको थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है, क्योंकि 12,380 करोड़ के आसपास ये मार्केट का एस्टिमेट था, 11,318 करोड़ ये आंकड़ा यहाँ पर दर्ज देखने को मिला है। 22,092 करोड़ ये एनआईए का एस्टिमेट था, 21,932 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला। और नेट एनपीएस की बात करें, ग्रॉस एनपीएस यहाँ पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट फर्दर है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि रीअपॉइंटमेंट ये अपने आप में बड़ा पॉजिटिव है, तो आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर भी आप नजर रखिएगा। ठीक बात है, ये हो गया वो तीनों दिग्गज नंबर्स। कोई फायरवर्क्स नहीं है, लेकिन रिलायंस डिसेंट स्टेडी सेट 7 क्वार्टर्स के हाईज पे एबिटा पहुंचता हुआ। एचडीएफसी बैंक क्वार्टर अपडेट तो ऑलरेडी पता था, जो नहीं पता था वो थे मार्जिन के नंबर्स। मार्जिन इंप्रूव हुए 11 बेसिस पॉइंट, एसेट क्वालिटी जस की तस इमैक्युलेट बनी हुई है, डिसेंट कह लीजिए। आईसीआईसीआई बैंक प्रोविजनिंग के चलते प्रॉफिट्स पे डेंट आया है, वो एक डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, लेकिन बख्शी साहब 2 साल और कंटिन्यू कर रहे होंगे तो मिक्स बैग इसको भी बना दीजिए। ये तीनों इंपॉर्टेंट नंबर्स की कहानी। पिछले हफ्ते के मार्केट्स क्विकली स्क्रीन पे लेकर आइए, उसके बाद वीरू के पास चला जाए। पिछले हफ्ते वॉलेटाइल था, पर बेहद दायरे में भारतीय बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया, और इनफैक्ट वीक ऑन वीक एकदम कंसोलिडेट करते हुए। एक बार जरा वीक ऑन वीक आंकड़े लेकर आइएगा। महज 11 पॉइंट का अपटिक है, 0.04% का मूव बना था। कंसोलिडेशन, वॉलेटाइल बहुत दायरे में, कंसोलिडेशन के मूड में। ऐसे में अब हमारे पास ग्लोब और ग्लोब के बिगड़े समीकरण अभी अभी हरमान ने समझाए, और नतीजे मिक्स्ड बैग, ठीक ठाक, इनलाइन टाइप। ऐसे में अब मार्केट्स का एक खुलेंगे दिक्कत के साथ थोड़े बहुत, तो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। वीरू गुड मॉर्निंग,
ऐसे में डेटा सजेस्ट क्या करता है, रणनीति होनी क्या है? आशीष, गुड मॉर्निंग। आशीष, मैं बताऊं, मैं शुक्रवार की क्लोज से भी कंफर्टेबल नहीं था। जानते हैं आशीष, क्लोजिंग कैसी लग रही थी? जैसे आप सड़क पे चल रहे हो, एक तरफ आपके यहाँ 3 लाइन हो, एक बैंक निफ्टी तेजी से चला जा रहा है, मिड लेन में निफ्टी आईटी है और कोने पे निफ्टी बैकफुट पे आ रहा है, वो उल्टा आ रहा है। ठीक है, सड़क पे कोई उल्टा है तो आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं ना, ठीक वही हाल था। निफ्टी नहीं क्रॉस कर पाया। आपका निफ्टी आईटी का इतना स्ट्रांग मूव था, निफ्टी बैंक का इतना स्ट्रांग मूव था, दोनों इंडेक्स ने इतना थ्रस्ट जनरेट करा, बट आप फिर भी आप क्या नहीं कर पाए। निफ्टी को रखिएगा स्क्रीन पे, आप इवन पहले कॉल राइटर्स को क्रॉस नहीं कर पाए। आपने इंट्राडे में हाँ सफर तय किया 50 डेमा तक, दैट्स गुड, वो था स्क्रिप्ट में, लेकिन आप क्लोज नहीं हो पाए, तो ये अच्छा नहीं था। मैं स्टैट्स जब आऊंगा और आपको कॉल राइटर्स की जो कन्विक्शन दिखाऊंगा ना, इस आधार पर मैं कह रहा हूं। तो निफ्टी का क्लोज किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अच्छा नहीं था। और दूसरा, जब आप स्टैट्स पे इस बात को कहें, नो पुट राइटर्स कन्विक्शन एट ऑल, लेके आइए स्टैट्स। देखिए एफआईएस ने तो ताबड़तोड़ सेलिंग करी। बाकी अगर आप देखें, थोड़ा सा जब इंट्राडे प्राइस परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो वो इंडेक्स में थोड़ी सी मनोवरिंग करते हैं, बट अंडरलाइंग उन्होंने बेचा आशीष 4400 करोड़ रुपए का। डीआईएस ने करीब 4000 करोड़ रुपए की बाइंग करी, बट लुक एट इंडेक्स फीचर्स 1525 करोड़ की बाइंग, तो वही है तालमेल बिठाना। थोड़े शॉर्ट कवर कर लिए, 4700 कॉन्ट्रैक्ट, 3900 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग चले गए। नेट शॉर्ट में कोई बहुत सब्सटेंशियल परिवर्तन नहीं आया, करीब 1,90,000 कॉन्ट्रैक्ट, जिसको मैं कहूंगा कि अभी भी बहुत ही हाई नेट शॉर्ट। इंडेक्स ऑप्शंस में कॉल शॉर्ट फिर आई 78,000, हालांकि कॉल लॉन्ग भी थी, लेकिन 78,000 कॉल शॉर्ट भी थी, द सेकंड हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट एडिशन इन कॉल शॉर्ट। और पुट और स्टॉक फ्यूचर्स में ना के बराबर कामकाज, 284 करोड़ रुपए की बाइंग, 2300 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए और 6600 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। तो एफआईएस के स्टैट्स में वो वाइब्रेशंस नहीं थी कि बाजार किसी दूसरे क्लस्टर में एंटर करने को तैयार है, नॉट एट ऑल। लेके आइए स्टैट्स, जो अब आपको चीज दिखाऊंगा। जब निफ्टी की बात करेंगे हम आशीष, आपने न पुट राइटर्स के कन्विक्शन को रीगेन किया, बल्कि वो कॉल राइटर्स बहुत कन्विक्शन के साथ, जिनकी एक्सपायरी कल है, बैठे हुए हैं। 25,800, 900, 26,000, स्टिल ह्यूज कॉल राइटिंग। और ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि 26,000 का कॉल राइटर जो मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाइज प्लेस्ड है, वो कहीं भी थोड़ा बहुत चुनौतीपूर्ण माहौल को महसूस कर रहा है। नो, नॉट एट ऑल। और लोअर पुट राइटर्स कन्विक्शन 25,500 के पुट 74 लाख का आउटस्टैंडिंग वाइज होल्ड करती है। अब लाइए पिरामिड्स, जो बात मैं आपको शुरू में कह रहा था कि आप दूसरे क्लस्टर में जंप नहीं कर पाए, एंड लुक एट कॉल राइटर्स। उनके पास कन्विक्शन था कि ना, अभी 50, 10, 20 की बात नहीं आएगी, तो ये उनका कन्विक्शन था आशीष। देखिए ग्लोबल सेटअप खराब है, यूएस फ्यूचर्स सिंक कर रहे हैं, यूएस मार्केट शट है आज, और हमें कुछ अर्निंग्स रिएक्शन दे रहे हैं। तो मैं सीधे, ये बहुत ही, अगर आप देखें, अच्छा नहीं बात नहीं होगी कि मैं बाय ऑन डिप बोल दूं और सेल ऑन राइज बोल दूं, इमीडिएटली नहीं, गैप अप गैप डाउन होने दीजिए, लेवल्स लेके आइए। एक बात याद रखिएगा, हमारे पिछले 7 सेशन का, 5 सेशन का एवरेज लो है 100 डे में, 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, एंड लोअर पुट राइटर्स क्लस्टर 25,600। अगर ये वायलेट होता है तो हमारे लिए बेस 2 खुल जाएगा ट्रेड अकॉर्डिंगली। और याद रखिएगा, 25,500 के नीचे आपके पास कोई डिफाइंड जोन नहीं है, सिर्फ एक 200 डेमा बचता है। तो वो पिक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, हालांकि मैं उसकी अपेक्षा नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो ड्रॉ कर रहा हूं। बेस 2 के नीचे वही एक चीज बची होगी जो बच जाएगी। बाकी ड्यूरिंग द डे अगर आप बेस 1 को रीगेन करें तो आप अपनी उस स्क्रिप्ट पर दोबारा लौट आएंगे जो आपने अब तक पिछले हफ्ते मेंटेन की है। इफ यू एबल टू होल्ड बेस 1 और रीगेन बेस 1 ड्यूरिंग द डे, अ स्विंग टुवर्ड्स RS1 इज पॉसिबल। RS1 बेस 1 अभी तक हमारा पूरा का पूरा ट्रेड जोन था, और जब शुक्रवार को भी हमने RS1 को बाइसेक्ट किया, तब हमने 50 डेमा तक का मूव दिया। तो पहले रेजिस्टेंस से दूसरे रेजिस्टेंस की कहानी खुलेगी, बट वो बशर्ते कि आप बेस 1 को रीगेन कर लें। इट्स अ डिफिकल्ट सेशन, नो डाउट अबाउट दैट। निफ्टी बैंक, जो बात मैं कह रहा हूं, मैं वो यहां भी कहूंगा। एक बार जरा लिखाइए आप ऑप्शन राइटर्स, इतना स्ट्रॉन्ग मूव, लेकिन 60,000 पे पुट राइटर नहीं आके दिया। वो पुट राइटर अभी भी 59,500 पे बैठा है, उसका एग्रीमेंट नहीं था 60,000 के प्राइस पर, वो चीज विजिबल नहीं थी निफ्टी बैंक में। खैर, निफ्टी बैंक स्टिल स्ट्रॉन्ग है, याद रखिएगा, लेकिन ये पुट राइटर्स को अपने साथ ऊपर लेके नहीं आ पाया। बेस 1 और बेस 2 लेके आइए, रेजिस्टेंस की तो बात ही नहीं होगी आज। अभी देखिए, पहला बेस है पुट राइटर्स, स्लाइड पुट राइटर्स एट 59,800, और दूसरा है आपका 20 डेमा एंड द मैक्सिमम पुट राइटर्स जोन।
तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में दो अर्निंग्स का हमें रिएक्शन देना है। अगर बेस टू आप होल्ड करते हुए नजर आए देन अ पुल बैक इज पॉसिबल, बट अगर बेस टू वायलेट हो रहा है तो छोड़ दीजिएगा। इन दैट केस 59,000 की ट्रैजेक्टरी खुल जाएगी। लेकिन अगर बेस टू होल्ड करा है तो एक पुल बैक पॉसिबल है, और पुल बैक में अगर आप बेस टू को होल्ड करते हैं तो क्या पहला जोन होगा? पहला जोन होगा वही, यानी प्रीवियस क्लोज और RS1। इस जोन में अगर वो पुल बैक आ जाए तो प्लीज ट्रेड को लाके छोड़ दें RS1 के आसपास। आशीष। परफेक्ट। ये निफ्टी बैंक की आज मंडे की स्ट्रैटेजी। क्विकली चलें लखनऊ। manasjaiswal.com के श्री मानस जायसवाल साहब देंगे दो बढ़िया से स्टॉक आइडियाज। मानस जी गुड मॉर्निंग, आज के प्रेफर्ड आइडियाज। गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए, रिकमेंडेशन में एक बाय एक सेल रिकमेंडेशन है। पहला AU बैंक में खरीदारी करनी है, जहां पर स्टॉक ने 10-20 मूविंग एवरेज को रीगेन किया था। एक प्राइस ब्रेकआउट था, तो मेरा समझना है कि AU बैंक में 1009 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 1055 तक के टारगेट्स पॉसिबल है AU बैंक में। बिकवाली करने का ट्रेड लेना है डीवीज लैब में, जहां पर काफी समय से कंसोलिडेशन देख रहे थे। 6300 पे सपोर्ट था, उसको ब्रेक किया है स्टॉक ने। अपने 200 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया है। आई थिंक डीवीज लैब में एक सेल ट्रेड ले सकते हैं। 6296 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 6125 6125 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। लीजिए, एक बाय और एक सेल के साथ चलेंगे। AU में खरीदारी और दिवीज में बिकवाली का कॉल। मानस जी मिलेंगे अब अपने को 8 बजे मॉर्निंग पैनल में। मानस थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। दो स्टॉक्स की न्यूज क्विकली, और वो विप्रो और टेक महिंद्रा। आशीष, नंबर्स कैसे लग रहे हैं उन दोनों के? ऑलराइट, विप्रो और टेक महिंद्रा यहाँ पर आप नजर रख के चलेंगे तो यहाँ पर विप्रो के नतीजे तो बताया जा रहा है कि थोड़े से अनुमान से कमजोर देखने को मिले हैं। हालांकि खास बात ये है कि आप देखें कि जो मार्जिन्स का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है, ये बाजार जिस प्रकार से एस्टिमेट लगाकर चल रहा था उसके मुकाबले थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। जो एबिट मार्जिन्स आए हैं ये करीब करीब 17.6% के देखने को मिले हैं। और अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर भी आंकड़ा आपको देखने को मिला है। डॉलर रेवेन्यू जो है ये आई है तकरीबन 2635 के आसपास डॉलर रेवेन्यू का आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिला है। लेकिन गाइडेंस जो है इसके ऊपर खास फोकस रहेगा। अब बात करें टेक महिंद्रा की तो यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट को ये नतीजे पसंद आ जाए, क्योंकि ओवरऑल जो ग्रोथ है, अब बात करते मुनाफे की तो 1385 करोड़ के आसपास का आंकड़ा ये अनुमान लगा के चल रहा था मार्केट। इसके मुकाबले 1122 करोड़ ये आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है। एबिट पर फोकस रखें तो यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट एज पर एस्टिमेट्स हैं, और जो डॉलर रेवेन्यू का आंकड़ा है ये भी तकरीबन अनुमान के मुताबिक है। तो टेक महिंद्रा हो सकता है कि मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट कर ले। परफेक्ट है। विप्रो बहुत चर्चा में था वीकेंड भर अपने ADR के चलते। थोड़ा सा स्लाइट डिसअपॉइंटमेंट कर लीजिए, कांस्टेंट करेंसी आए Q3 की, पर फिर भी 1.4% बुरी नहीं थी। गाइडेंस जरूर 0 से 2% है, जबकि स्ट्रीट मान रहा था कि शायद अप टू 3% तक की बात करें, क्योंकि हरमान का एक्विजिशन भी फैक्टर इन करना है। उस एक्विजिशन के बाद थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग ग्रोथ की बात विप्रो कर रहा है, इसीलिए शायद थोड़ा सा स्ट्रीट डिसअपॉइंटेड है। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार कुंवर जी ग्रुप के रवि देवरा साहब के पास अहमदाबाद चलेंगे। रवि जी बताएंगे कहां पे दाव लगाना है आज कमोडिटीज में। सारा एक्शन बताता हूं ब्रेक के उस पार कमोडिटीज में, वहां भी खूब हरकत है। भाई ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और आपकी सेकंड प्लेट लेकर आइएगा। सारी हलचल है क्रॉस एसेट क्लासेस। बॉन्ड यील्ड्स इंच अप कर रही हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर कंसर्न्स तो आएंगे। डॉलर इंडेक्स आपकी स्क्रीन पे जहां छोड़ा था उसी के इर्द गिर्द है, ठीक है। असल में सोने और चांदी पे नजर रखिए, कहां ताबड़तोड़ तेजी आई है। कंसर्न्स जियोपॉलिटिकली। दूसरी चीज, चाइना के अपडेट्स आए। यूएस ट्रेजरी एक्सपोजर 17 साल के लोस पे ले आया है चाइना, और सोने में खूब खरीदारी करी है उसके सेंट्रल बैंक ने। सोना और चांदी गजब के मूव्स डिलीवर करते हुए। कमाई कैसे होगी लेकिन रवि जी बताएंगे। रवि जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली आपने जो लास्ट में बात की, चाइना लगातार गोल्ड का बायर रहा है, एंड पर्टिकुलर मींस के वो 2017 से उसने अपनी पॉलिसी चेंज की थी जब यूएस प्रेसिडेंट का पहला टर्म था। तो आई थिंक ये कंटिन्यू हुआ है, एंड आज भी लग रहा है कि गोल्ड एक सेफ हेवन की अपील से एज वेल एज डॉलर इंडेक्स जो आज करेक्ट हुआ है, ये दोनों फैक्टर यहाँ पे फेवर में रहेंगे। बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 142,200, एंड जो टारगेट है वो होगा इंट्राडे के लिए 145 का। मैंने गैप अप डिस्काउंट कर लिया है, एंड स्टॉप लॉस टारगेट हिसाब से सेट किए है
सेकंड रिकमेंडेशन नेचुरल गैस पे होगा, लास्ट वीक में ओवरसोल्ड पोजीशन के करीब था और वेदर रिपोर्ट थोड़ा फेवर में दिख रहा है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि लास्ट वीक के करेक्शन के बाद आज बाइंग का अच्छा मौका होगा। 281 के ऊपर बाई करें, ये भी एक गैप अप ओपनिंग के इंडिकेशन दे रहा है, मैंने ये लेवल एडजस्ट किए है। स्टॉप लॉस लगा है 275 एंड 296 के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो आज इंट्राडे पर्सपेक्टिव से गोल्ड एंड नेचुरल गैस दोनों में बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। रवि जी ने गैप अप को एडजस्ट कर रखा है और उसके बाद बढ़िया स्टॉप लॉस और टारगेट्स आपके लिए रख दिए। सोने और नेचुरल गैस दोनों में खरीदारी करने का मन। रवि सर, थैंक यू सो मच सुबह जुड़ने के लिए। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर, मंडे है, आज निफ्टी 50 के नंबर्स पर रिएक्ट करना है। निफ्टी 50 का कोई रिजल्ट नहीं है, पर वायदा में हिंदुस्तान जिंक, एलटीआई, माइंट्री, पीएनबी, बीएचईएल, हैवेल्स और ओबरॉय रियल्टी जैसे इंपॉर्टेंट नंबर्स, 6 वायदा के नंबर्स और कुछ इंपॉर्टेंट कैश वाले नंबर्स भी नीचे रख दिए मैंने। आईईएक्स फिर रडार पे रहेगा क्योंकि एपेलेट ट्राइब्यूनल में सीआरसी वर्सेस आईईएक्स वाला मामले की फिर सुनवाई होनी है आज। भारत कोकिंग कोल की लिस्टिंग की तैयारी कर लीजिए भाई साहब। 23 रुपए की इशू प्राइस थी, 147 टाइम से आईपीओ भरा था। ये तो रडार पे रहेगा, इसके पेरेंट कोल इंडिया को भी रडार पे रख लीजिएगा। यूएस के मार्केट छुट्टी पे बता चुका हूं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आज से शुरू हो गया है, होगा दावोस स्विट्जरलैंड में। यूएई के प्रेसिडेंट साहब भारत आ रहे हैं, बायलैटरल टॉक्स हैं आज पीएम मोदी और उनके बीच। चाइना के बहुत सारे आर्थिक आंकड़े, उनका जीडीपी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रिटेल सेल्स, अनएम्प्लॉयमेंट, एफडीआई, सारी चिट्ठी सामने आ रही होगी। और दिल्ली एनसीआर वाले ध्यान रखें, गार्प 4 नॉर्म्स वो लगा दिए गए, इंप्लीमेंट कर दिए गए, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। इतना पॉल्यूशन कल था, इफेक्टिव इमीडिएटली, कल संडे से ही गार्प 4 लग गया। मेरे ख्याल से स्कूलों की छुट्टी भी होगी इस चक्कर में। गिफ्ट निफ्टी के क्यू स्क्रीन पर हैं, 180 पॉइंट के दबाव के साथ हम आज के इस मंडे सेशन की शुरुआत करेंगे। मॉर्निंग कॉल को यहीं समेट रहा हूं, ब्रेक के उस पर आज का टॉप 20। नमस्कार।